भारत में वैसे तो खूब सारी जातियां हैं और जातियों के बारे में कॉन्सेप्ट क्या रहता है कि जातियां एक बंद व्यवस्था रहती है, क्योंकि जाति भारतीय संस्कृति और समाज का एक अभिन्न हिस्सा है। वैसी जाति से संबंधित एक कॉन्सेप्ट दिया था एम एन श्रीनिवास ने। उन्होंने कहा था कि जो जाति है उसमें भी व्यक्ति के जीते जी बदलाव हो सकता है, यानी आपकी जो पोजीशन है जाति की उसमें भी कभी ना कभी कोई बदलाव हो सकता है। और एक वैसा ही कॉन्सेप्ट है संस्कृतिलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। लिखो संस्कृतिकरण, संस्कृतिलाइजेशन, संस्कृतिकरण, ये कॉन्सेप्ट दिया है एम एन श्रीनिवास ने। एम एन श्रीनिवास, एम एन श्रीनिवास ने ये कॉन्सेप्ट दिया है। अब ये कॉन्सेप्ट है क्या, लिखते चलते हैं समझते चलते हैं। लिखो इट इज अ प्रोसेस बाय विच, इट इज अ प्रोसेस बाय विच a low Hindu caste, it is a process by which a low Hindu caste, tribal or other group changes its custom, changes its customs, rituals, ideology and way of life in the direction of high caste, in the direction of high caste। यह एक प्रक्रिया है जिसमें, यह एक प्रक्रिया है जिसमें एक निम्न हिंदू जाति, एक निम्न हिंदू जाति, एक निम्न हिंदू जाति ट्राइबल और कोई अन्य ग्रुप और कोई अन्य समूह है, कोई अन्य समूह है जो अपने परंपराओं, रीति रिवाजों, प्रथाओं व जीवन शैली में बदलाव करता है। जीवन शैली में, प्रथाओं में वह जीवन शैली में उच्च जाति के जैसे बदलाव करता है, उच्च जाति जैसे बदलाव करता है, उसे संस्कृतिकरण कहा जाता है। इट इज अ प्रोसेस बाय विच, उच्च जाति जैसे बदलाव करता है, उच्च जाति की तरह बदलाव, उच्च जाति के प्रथाओं की तरह बदलाव करता है, ऐसे लिख लो, ये ज्यादा सही है। इट इज अ प्रोसेस बाय विच अ लो हिंदू कास्ट, ट्राइबल और ग्रुप चेंजेड इट्स कस्टम्स, रिचुअल्स, आइडियोलॉजी और वे ऑफ लाइफ इन द डायरेक्शन ऑफ ए हाई कास्ट। यानी कि इसमें क्या रहेगा आप समझते हैं इसको। लो हिंदू कास्ट, लो हिंदू कास्ट किसे कहा है एम एन श्रीनिवास ने? लो हिंदू कास्ट ट्राइबल्स को नहीं कहा, इन्होंने कहा है कि जो एक्सक्लूडेड कास्ट थी, जिनको समाज की मुख्य धारा में नहीं माना जाता था, एक्सक्लूडेड, एक्सक्लूडेड कास्ट थी, उन कास्ट को इन्होंने लो हिंदू कास्ट कहा। क्योंकि जब हम लोग जाति पढ़ते हैं तो जाति के अंदर एक हायरार्की सिस्टम होता है। इस हायरार्की में हम लोग देखते हैं कि कुछ जातियों को इस हायरार्की में नीचे रखा जाता है, कुछ को मिडिल में रखा जाता है और कुछ को हायर में रख दिया जाता है। ऐसा हम लोग हमारे जातीय समाज के अंदर देखते हैं, देखा जाता है। वैसा ही यहाँ पे क्या है कि इस प्रक्रिया के तहत यहाँ पर जो लो हिंदू कास्ट है, मतलब जो जाति एक्सक्लूडेड है, जिसकी समाज की मुख्य धारा के अंदर रिप्रेजेंटेशन कम है, यानी मुख्य धारा में उसे नहीं माना जाता। समझ में आ गया? तो उस कास्ट का क्या करना है, यहाँ पे क्या कर रही है कास्ट है लो हिंदू कास्ट। सेकंड कौन? ट्राइबल्स, आदिवासी, इनके अलावा कोई अन्य ग्रुप यानी अदर ग्रुप, यानी कोई भी समूह हो सकता है। मिडिल क्लास वाली जो कास्ट है वो भी हो सकती है, जो कि इस हायरार्की में मिडिल में रहती है। ये अपने जो प्रथाएं होती है, परंपराएं होती है, विचारधाराएं होती है और जीवन जीने का तरीका होता है, उसको अपनाती है जैसा बना रखा है इन उच्च कास्ट ने। यानी इनकी तरह ये व्यवहार करने लग जाती है और अपनी स्थिति को इधर से बैठा के इधर की तरफ ले आती है। इसमें परंपराओं में, रीति रिवाजों के अंदर, प्रथाओं के अंदर। तब इस प्रक्रिया को कहा जाता है संस्कृतिलाइजेशन। अब हमारी परंपराएं, जाति, रीति रिवाज, कस्टम्स, ट्रेडिशंस सब हमारी क्या है? संस्कृति है।
तो संस्कृति में बदलाव होता है। तो इसमें क्या माना जाता है कि कुछ कास्टों ने नीचे की तरफ से बढ़कर ऊपर की तरफ अपने जो बेहतर एडॉप्शन थे उनको अपना लिया, उसे संस्कृतिकरण कह दिया जाता है। जैसे इसका सिंपल एग्जाम्पल है, राजस्थान के अंदर कुछ कास्टें थी जो बंद गले का कोट पहना करती थी, साफा पहना करती थी, आड़ पहना करती थी, ज्यादा से ज्यादा गहना पहना करती थी। ये कॉन्सेप्ट था। उन कास्ट का इस हायरार्की में ऊंचा स्थान था, जो जातीय हायरार्की थी। बाद के अंदर क्या होता है कि अब हम करंट में देखते हैं कि बहुत सारी जातियां हैं जो विवाह शादी के अंदर बंद गले का कोट पहनती है, साफा पहनती है, अचकन पहनती है और वैसा व्यवहार करने लग जाती है, उसी प्रकार की बोलचाल अपनाने लग जाती है या उसी प्रकार के वाहन रखने लग जाती है। ऐसा कॉन्सेप्ट आया। तो बेसिकली ये क्या है, अब जो जातीय जो संस्करण था यहाँ पर, यानी कि जो जातीय हायरार्की थी, उस जातीय हायरार्की में जो नीचे वाली जो लो हिंदू कास्ट माना गया था, उन कास्टों ने इस जो ऊपर वाली कास्ट थी उसके जैसा रहन सहन, प्रथाएं, परंपराएं अपना ली। तो परंपराएं अपना ली मतलब ये क्या हो गया है, संस्कृतिलाइजेशन हो गया है। यानी कि उस जाति ने अपनी जाति नहीं बदली है, उस जाति ने अपना खान पान, रहन सहन बदल लिया है। यही संस्कृतिलाइजेशन होता है। इसमें आपको बदलना क्या है, प्रथाएं बदलनी है कि जो विवाह का तरीका है वो बदल लेंगे, यानी विवाह में प्रेजेंटेशन का तरीका ऐसे नहीं बदलेंगे कि हम लोग अलग तरीके से विवाह करने लगे हैं। प्रेजेंटेशन का तरीका कि यानी कि जो उच्च कास्ट थी उसके द्वारा सामियाने जैसे लगाए जाते हैं वैसे हम लोग लगाएंगे, खान पान जैसा बनता था वैसे हम लोग भी बनाएंगे, और वहां पे रहन सहन कैसा था हम लोग बनाएंगे, उनके द्वारा गहने जैसे पहने जाते थे ये भी हम लोग पहनेंगे, उनके द्वारा बोली चाली कैसी बोली जाती थी, बातचीत कैसे की जाती थी वो भी हमारे द्वारा अपनाया जाना, या इनके द्वारा जो भी धार्मिक प्रक्रियाएं थी, यज्ञ करवाना, हवन करवाना, मुख्य जो भी धार्मिक आयोजन करवाना वो लोग करवाते थे तो हम भी करवाएंगे। तो इनके द्वारा ये चीजों में कन्वर्ट कर लेना खुद को, ये क्या होता है, संस्कृतिकरण होता है। आया समझ में थोड़ा बहुत, कोई कंफ्यूजन नहीं है। बहुत सारी कास्टें हैं। अब क्या होता है, जिनका की क्या है कि पहले वो जिस संतरण पे थी अब उनके द्वारा विचारधाराएं इस टाइप की अपना ली गई है, विचारधारा भी वैसी आ गई है, ठीक है ना। जैसे पहले माना जाता था कि जो कुछ कास्ट, जैसे ब्राह्मण कास्ट है, ब्राह्मण कास्ट की विचारधारा ये थी कि पढ़ाई लिखाई के अंदर अपने को ध्यान देना है, कि पढ़ाई सबसे मुख्य चीज है, जिसमें ज्ञान है वो पंडित है, पंडित है मतलब वो सबसे ऊपर है, माना गया। अब कुछ कास्टें थी उन्होंने पढ़ाई को दूर मान रखा था कि पढ़ाई में कोई लेना देना नहीं, पढ़ाओ तो बाटान पढ़ाओ। एक बात आई समझ में, यानी पढ़ाई से पहले तो फैसिलिटी नहीं थी, फैसिलिटी के बाद में जब मिलती तब भी नहीं पढ़ते। अब उन कास्टों के द्वारा ये मान लेना कि सबसे ऊंची चीज है पढ़ाई। अब पढ़ाई सबसे पहले है, ना जमीन है, ना जायदाद, ना गहना, अब क्या है सबसे ऊंची चीज, पढ़ाई। तो पढ़ाई पे ध्यान देना, यानी विचारधारा बदल ली। इसके अलावा कुछ कास्टों के द्वारा मान लिया जाना कि विवाह शादी के दौरान बहुत ज्यादा भव्य तरीके से विवाह शादी की जाए, हाथी भी मंगाया जाए, घोड़ा भी मंगाया जाए, मुर्तब भी निकाला जाए, ठीक है ना, वो कायदा बैक पाइपर बैंड मंगाए जाए। यानी कि पहले उन समाजों के अंदर ये चीजें नहीं हुआ करती थी, बाद के अंदर भव्यता की तरफ वो लेके, यानी अपनी संस्कृति को बदल लिया, यानी अपने जो खान पान था, रहन सहन था, कपड़े पहनने का तरीका था वो बदल लेना, ये क्या है, संस्कृतिकरण हो जाता है। अब इसमें हो क्या रहा है, नीचे के स्तर की जो कास्ट थी, ठीक है ना, एक हायरार्की होती है यहाँ पर, वैसे ऊपर ऊंचा नीचा कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार नहीं होता, लेकिन जातीय आधार पे ये ऊंच नीच का भाव रहता ही है, इसके अंदर प्योरिटी इंप्योरिटी का भाव रहता है। तो उन कास्टों के द्वारा ऊपर वाली चीज को मान लेना, उनकी संस्कृति को अपना लेना ही संस्कृतिकरण हो जाता है, ठीक है। वन बाय वन लिखते चलेंगे तो समझ में आता चलेगा। आगे लिखो, प्रोसेस बाय विच कास्ट क्लेम्स हायर पोजीशन इन द कास्ट हायरार्की, प्रोसेस बाय विच कास्ट क्लेम हायर पोजीशन इन द कास्ट हायरार्की, प्रक्रिया जिसमें एक जाति के द्वारा, प्रक्रिया जिसमें एक जाति के द्वारा जातीय पद सोपान में, प्रक्रिया जिसमें एक जाति के द्वारा जातीय पद सोपान में उच्च दर्जा क्लेम करना, उच्च दर्जा क्लेम करना, प्रोसेस बाय विच कास्ट क्लेम हायर पोजीशन इन द कास्ट हायरार्की। अब जैसे कुछ कास्टों के द्वारा पहले यज्ञ नहीं किए जाते थे, ठीक है ना, इतनी इकोनॉमिक डेवलप, बेसिकली डिपेंड करेगा इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डेवलपमेंट पे। जब पैसा नहीं होता तो व्यक्ति के द्वारा यज्ञ नहीं किया जा सकता। भागवत पुराण की कथा
नहीं कराई जा सकती, बड़े बड़े आयोजन नहीं करवाए जा सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करवाए जा सकते। जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ा तो जो जातियां थी जिनको कि ये चीजें नहीं करवाने के कारण आपको जातीय पद सोपान में नीचे के स्तर पर डाल दिया गया था, ठीक है। उनके पास में जैसे ही पैसा आता है, पॉलिटिकल पावर आती है उनके द्वारा, कि अब हम लोग क्या है कि हमारा जो जातीय देखो इसमें समझ में, इससे पहले वो लास्ट वाला पॉइंट पहले बता देते हैं, समझ में आ जाएगा। किसी जाति को जातीय संस्करण यानी कि जो कास्ट हायरार्की उसमें नीचे की तरफ पोजीशन मिली हुई है, किसी को मिडल में, किसी को हायर में मिली हुई है। अब किसी जाति के पास में क्या था कि जब हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं थी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं था, तब तो कुछ जातियां नीचे थी, कुछ जातियां ऊपर थी। जब कॉन्स्टिट्यूशन आता है तो सारी जातियों को एक पॉलिटिकल तरीके से तो एक बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन तरीके से एक हो गई है जातियां, कैसे कॉन्स्टिट्यूशनली तरीके से एक हो गई है, संवैधानिक तरीके से तो सभी जातियां बराबर है, लेकिन पॉलिटिकल तरीके से सभी जातियां बराबर नहीं है, इकोनॉमिकल तरीके से सभी जातियां बराबर नहीं है। ये तरीका है। कास्ट हायरार्की में भी ये देखा जाता है कि ये जाति का संस्करण नीचे है, इस जाति का संस्करण ऊंचा माना जाता है। जैसे ब्राह्मणों को ऊंचा माना जाता है, एक कास्ट हायरार्की एक कॉन्सेप्ट था या नहीं था, तो ये बात यहाँ पे आती है। तो अब यहाँ पे क्या रहा कि कुछ जाति यहाँ पे थी, इस जाति का रिप्रेजेंटेशन बढ़ा पॉलिटिक्स के अंदर, तो इनके एमएलए ज्यादा बने, एमपी ज्यादा बने, ठीक है, एमएलए एमपी ज्यादा बन जाते हैं। अब आपके पास में पैसा भी आ रहा है, नौकरियों के अंदर भी आपको भागीदारी मिली, रिजर्वेशन मिलता है, नौकरियों में भागीदारी भी मिलती है, ज्यादा से ज्यादा आपके लिए एजुकेशन फैसिलिटीज आ रही है। जब व्यक्ति के पास में पॉलिटिकल पावर भी है, व्यक्ति के पास में इकोनॉमिकल पावर भी है, फिर भी उसका जो जातीय हायरार्की के अंदर उसका दर्जा है वो नीचे की तरफ आ रहा है, फिर व्यक्ति करेगा क्या अपने आप को बदलने के लिए? क्योंकि व्यक्ति जब इकोनॉमिकली ऊपर उठ जाता है, पॉलिटिकली ऊपर उठ जाता है, वो चाहता है कि मेरा जातीय सम्मान भी ऊपर की जाति के अनुसार हो, तो उस व्यक्ति के द्वारा उन जातियों के तौर तरीकों को अपनाया जाता है जो जातियां इस जातीय संस्करण में ऊपर वाले हिस्से के अंदर है। अब इन व्यक्तियों के द्वारा क्या किया जाएगा, ये क्या करेंगे, एक कि यज्ञ का आयोजन करवा देंगे। यज्ञ का आयोजन करवाना मतलब उस यज्ञ के अंदर ब्राह्मण भी आएंगे, यानी ब्राह्मणों ने आपकी पूजा करवा दी, मतलब आप जातीय स्तर पे उच्च स्तर पे आ गए। इनके द्वारा रहन सहन बदल लिया जाता है, बड़े बड़े गढ़ कोठी बनाए जाते हैं, मतलब आप क्या हो, जातीय संस्करण में उठते माने जाते हो, क्योंकि व्यक्ति जाति का आधार यही था, ज्ञान था, धन संपदा थी, नॉलेज है, इकोनॉमिकली पॉलिटिकल पावर, यही तो है जातीय आधार पे। तो पुराने आधार पे यही तो तरीका बदला था, जातियों का विभाजन भी इसी प्रकार से हुआ था। यहां पर भी जब इन लोगों के पास में पैसा आया तो इन्होंने यज्ञ चालू करवाया, खान पान रहन सहन उन जातियों का अपना लिया जो कि जातीय हायरार्की में ऊंचे की तरफ थे। अब किसी व्यक्ति के द्वारा बेहतरीन गहना बना लेना तो उसका जातीय संस्करण बढ़ता है, जाति के अंदर उसकी लेवल बढ़ जाता है, बढ़िया गढ़ बना लेना लेवल बढ़ जाता है, बढ़िया गाड़े घोड़े रखना लेवल बढ़ जाता है, खान पान का स्तर बहुत ही ऊपर वाली जाति जैसे खाती है उसी तरीके से खाने का जैसा तरीका अपना लिया, तो क्या बढ़ गया, इनका स्तर बढ़ गया। तो व्यक्ति के जो पैसा आता है, पॉलिटिकल पावर आती है, तो व्यक्ति अपनी जातीय जो स्थिति है उसको भी ऊंचा करना चाहता है, क्योंकि एक इनिटेबल कॉन्सेप्ट होता है। जाति हिंदुस्तान के पार्ट एंड पार्सल में बसी हुई है, हमारे समाज का अभिन्न हिस्सा, संस्कृति का अभिन्न हिस्सा, कोई व्यक्ति से नकार नहीं सकता है। डिस्क्रिमिनेशन को हम लोग कानूनी रूप से नकार सकते हैं, लेकिन हर व्यक्ति क्या होता है कि जब बड़ा बनता है तो वो चाहता है कि मेरे से दूसरे लोग नीचे रहे, अब वो नीचे की पोजीशन में नहीं रहना चाहता। कोई भी ग्रुप आगे बढ़ गया, जाति अकेला है नहीं, जाति एक ग्रुप है, तो ग्रुप आगे बढ़ता है तो वो चाहता है कि हम लोग इस ग्रुप जातीय संस्करण में हम लोग ऊंचे स्थान पर रहे। जैसा कि हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, बिहार में यादवों के पास में जब पैसा आया तो यादवों ने वहां पे अपना रहन सहन बदल लिया, जैसे बाहुबल के प्रतीक हो गए यादव, बेहतर लेवाइस जीवन के प्रतीक हो गए यादव, क्योंकि उनके पास में इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी आई, उनके पास में पॉलिटिकल प्रोस्पेरिटी आ गई। अब उनके जीवन जीने का जो तरीका था वो ब्राह्मणों जैसा हो गया, यानी एक तरीके से वो इस प्रकार से जीवन जीने लगे कि जो ऊंचे वाली जातियां जिस प्रकार से शुद्धता के साथ में जीवन जीती है, जिस प्रकार से उनके जो रहन सहन तौर तरीके होते हैं वो उन्होंने अपना लिए। तो ये उनका क्या हुआ है, संस्कृतिकरण हुआ है। जैसे गोंड जनजाति थी उसने अपने आप को बदला, रेड्डी उन्होंने अपने आप को बदला, राजस्थान के अंदर जैसे जाटों ने अपने आप को बदला। राजस्थान के अंदर जातीय संस्थान में वो टॉप पोजीशन पे नहीं थे, लेकिन जैसे डेमोक्रेसी के बाद में उनके पास में पॉलिटिकल पावर आया, उनके पास में इकोनॉमिकल पावर आया,
ये दोनों चीजें आ गई तो उनके अब हम लोग विवाह देख सकते हैं। जैसे जाट में जो विवाह रहेगा वो बहुत ज्यादा लेवाइस रहेगा, रहन सहन खान पान कपड़े एकदम रॉयल टाइप के रहेंगे, रहेगा कि नहीं रहेगा, गाड़ी घोड़े हर चीज बोलने का तरीका तक बदल लिया जाता है। तो वही क्या होता है, संस्कृतिलाइजेशन होता है। अब जैसे हम लोग कह सकते हैं यादवों की जाटों की जो पोजीशन यहाँ पे हम लोग देखेंगे वो पोजीशन कास्ट हायरार्की पे ऊंचे स्तर पे आ गई है। इस प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, संस्कृतिकरण कहा जाता है। यानी एक जो खेती किसानी करने वाली जातियां थी अब वो टॉप पोजीशन पे पहुंच चुकी है, यानी वो ज्ञान का जो स्तर था वहां पर आ गई है, रहन सहन का जो टॉप स्तर था उस पर आ गई है। तो आपके ज्ञान का स्तर ऊंचा होता है मतलब आपकी जाति ऊंची, आपके रहन सहन का स्तर ऊंचा होता है मतलब आपकी जाति ऊंची, खान पान स्तर बेहतर आपकी जाति ऊंची, क्योंकि बेहतर पर्सनैलिटी बन जाएगी, बेहतर ज्ञान आ जाएगा, बेहतर आपके पास में पावर रहेगा तो जातीय स्तर भी आपका ऊंचा हो जाता है। ठीक है, यही क्या होता है, संस्कृतिकरण। तो यहाँ पे क्या करता है कि व्यक्ति कास्ट हायरार्की में क्लेम करता है कि मुझे टॉप पोजीशन की, हमारी जाति सबसे ऊंची है, ये कहा जाता है इस संस्कृतिकरण के अंदर। वन बाय वन एग्जाम्पल आते जाएंगे, समझते जाएंगे। नेक्स्ट लिखो, द क्लेम इज मेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। द क्लेम इज मेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इस प्रक्रिया में काफी लंबा समय लगता है, एक दो पीढ़ी। लिखो, दिस क्लेम इज मेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इट टेक जनरेशंस वन और मोर। इस प्रक्रिया में काफी टाइम लगता है, एक दो पीढ़ी लग जाती है इसके अंदर। और इसमें पूरा का पूरा जाति आगे बढ़ती है, व्यक्ति आगे नहीं बढ़ रहा है अकेला, जाति आगे बढ़ रही है। इन एग्जाम्पल से हमारे समझ में आ रहा है, आया या नहीं आया समझ में। जैसे हम डोमिनेंस देखते हैं यूपी बिहार में, यादव डोमिनेंस है, हम लोग आंध्र प्रदेश में डोमिनेंस देखते हैं, रेड्डीज का डोमिनेंस है, राजस्थान में डोमिनेंस जाट कास्ट का डोमिनेंस आया। तो ये बेसिकली क्या है, पीढ़ियों ने, अकेलों ने नहीं बढ़ा है कि एक व्यक्ति की आयार 5 साल के अंदर वो आगे बढ़ गया, पीढ़ियां लगा दी इन्होंने, 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी, ऐसे लग जाता है, रहा या नहीं रहा। तो ये कॉन्सेप्ट रहता है इसके अंदर। नेक्स्ट लिखो फिर, इट इज ए अपवार्ड मोबिलिटी, इट इज ए अपवार्ड मोबिलिटी, it is a upward mobility, upward mobility। देखो ये है, ये एक ऊर्ध्वाधर गति है, ये एक ऊर्ध्वाधर गति है, ऐसे लिखो, ऊपर की तरफ जाना है इसमें। देखो लिखो, जातीय पद सोपान में ऊपर की तरफ जाना, सिंपल शब्दों में ये रहेगा, नहीं ऊर्ध्वाधर मेरा भी समझ में नहीं आएगा। लिखो, इट इज अपवार्ड मोबिलिटी, यानी अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई भी जाति ऊपर की तरफ जा रही है नीचे की तरफ जा रही है, यानी जो ये जातियां कास्ट हायरार्की के अंदर नीचे के स्तर पर थी, ये जातियां कह रही है कि हमारे को टॉप पे पहुंचना है, टॉप पे पहुंचना है, तो जातीय आधार पे जो ऊंची जातियों के द्वारा तरीके अपनाए जाते हैं वो तरीके हम लोग अपना लेंगे तो हम लोग टॉप पोजीशन पे पहुंच जाएंगे। टॉप पोजीशन पे वही रहेगा जो तरीके हैं टॉप पोजीशन पे, व्यक्ति और जाति नहीं है। समझ में आ गया ना, किसी भी एक पर्टिकुलर जाति का अधिकार नहीं रह सकता टॉप पोजीशन पे, यहाँ पे तरीकों का अधिकार है। जो इन तरीकों को, इस संस्कृति को अपनाएगा वो टॉप पे रहेगा, जो ज्ञान अपनाएगा वो टॉप पे रहेगा, जिसके पास में पैसा होगा वो टॉप पे रहेगा, जिसके पास में पॉलिटिकल पावर रहेगी वो टॉप पे रहेगा, जिसका खान पान रहन सहन अच्छा होगा वो टॉप पे रहेगा, जिसका इन्फ्लुएंस ज्यादा रहेगा वो टॉप पे रहेगा, जिनकी पर्सनैलिटियां बेहतर होती जाएगी वो टॉप पर रहेंगे। और जैसे जैसे आपकी इन चीजों से दूर हटते जाते हो साइड में हट गए और बाकियों ने क्या कर लिया, ऊपर आ गए। तो यही प्रक्रिया क्या रहती है, संस्कृतिलाइजेशन, अपवार्ड मोबिलिटी हो रही है। और जो एग्जाम्पल हम लोगों ने देखे हैं सब लोग ऐसा का ऐसा अपना रहे हैं, मतलब पूरी की पूरी जाति क्या ले रही है, एक शिफ्टिंग ले रही है ऊपर की तरफ, मुख्य धारा के अंदर आ रही है, वो टॉप पोजीशन पे आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो फिर, इट इज अ प्रोसेस इन विच एनी कास्ट और ग्रुप, एक कॉमन डेफिनेशन। ऊपर वाली जो डेफिनेशन लिखी थी वो लिखी थी हम लोगों ने एमएन श्रीनिवास की। लिखो, ऊपर की जो डेफिनेशन थी पहली वो एमएन श्रीनिवास ने डेफिनेशन दी थी, ये लिखो, इट इज ए कॉमन डेफिनेशन, इट इज अ प्रोसेस बाय विच, इट इज अ प्रोसेस इन विच एनी कास्ट और ग्रुप, इट इज अ प्रोसेस इन विच एनी कास्ट और ग्रुप फ्रॉम कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू, it is a process in which any caste or group
फ्रॉम कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू follows the customs and names of prestigious group, follows the customs and names of prestigious group to elevate their social status, to elevate their social status. Names of prestigious group to elevate their social status. अब जैसे मराठाओं के द्वारा कहा जाना कि हम राणा के वंशज हैं, हमारा संबंध मेवाड़ महाराणाओं से, जैसे ही शिवाजी के द्वारा ये बात कही जाती है उनका सोशल स्टेटस एकदम से ऊपर चला जाता है। किसी ग्रुप के द्वारा कहा जाना हम भगवान श्री राम के वंशज हैं, एकदम से स्टेटस ऊपर चला जाता है। आपका जिसके वंशज आप बताते हो उस अनुसार आपका स्टेटस तय होता है जाति आधार पे। आया समझ में? जब मराठाओं कहा गया कि आपका क्लेम कैसे है इस पद पर, तो उन्होंने कहा कि हम राणा के वंशज हैं, मेवाड़ महाराणाओं से हमारा संबंध है, उन्हीं से हम लोग आए हैं, तो एकदम से क्लेम बन गया उनका। राठौड़ों का राज था कि आप कहां से आए, कि हमारा संबंध राष्ट्रकूटों से है, तो राष्ट्रकूट बड़ी शक्ति थी एक साउथ इंडिया की, तो आपके पास में पावर मिल गया। यानी आप अपने आप को किसी प्रेस्टिजियस ग्रुप के साथ में जोड़ देते हो तो अपने आप में आपका पावर बढ़ जाता है। तो बेसिकली ये क्या हिंदी में नहीं लिखा, लिखो, ये एक प्रक्रिया है जिसमें जाति या समूह है, लिखो यह प्रक्रिया है जिसमें सांस्कृतिक रूप से, देखो सांस्कृतिक रूप से, एक प्रक्रिया है जिसमें सांस्कृतिक रूप से कोई जाति या समूह है, जिसमें सांस्कृतिक रूप से कोई जाति या समूह है किसी प्रतिष्ठित समूह है, किसी प्रतिष्ठित समूह है के परंपराएं प्रथाएं रीति रिवाज, की परंपराएं प्रथाएं रीति रिवाज अपना लेता है, परंपराएं प्रथाएं रीति रिवाज अपना लेता है, जिससे उसका सामाजिक दर्जा ऊंचा हो सके, जिससे उसका सामाजिक दर्जा ऊंचा हो सके। यानी व्यक्ति को यहां पर अपना सामाजिक दर्जा ऊंचा करना है, तो सामाजिक ऊंचा दर्जा करना है तो आपको वह कस्टम रीति रिवाज अपनाने पड़ेंगे जो कि किसी प्रतिष्ठित समूह ने अपनाए हुए हैं। अगर आप ऐसा बिहेवियर करने लग जाओगे तो समाज में आपका दर्जा वैसे ही ऊंचा हो जाएगा, यानी जातीय समाज में हमारे सोशल तरीके से ये ऊंचा हो जाएगा। आया समझ में? अब लिखो इसके फीचर्स, विशेषताएं, इसकी क्या क्या विशेषताएं होती है, पता लग रही है? हाँ, सांस्कृतिकरण की विशेषताएं, फीचर्स, पहला फीचर लिखो इसमें, लोकल डोमिनेंट कास्ट इन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। इसमें आकर्षण का बिंदु स्थानीय प्रभावशाली जाति होती है, इसमें आकर्षण का बिंदु स्थानीय प्रभावशाली जाति होती है। लोकल डोमिनेंट कास्ट इज इन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, लोकल डोमिनेंट कास्ट इज इन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। इसमें यह नहीं होता कि केवल ब्राह्मणों के जो विचार थे, ब्राह्मणों का जो तौर तरीका है वो अपनाया जाए, वो संस्कृतिलाइजेशन है, ठीक है ना। यहाँ पे वो रहेगा जो लोकल डोमिनेंट कास्ट होती है। अलग अलग जगहों पे लोकल डोमिनेंट कास्ट होती है, जैसे कि अलग अलग क्षेत्रों में हम लोग डोमिनेंट कास्ट देख सकते हैं, तो वैसा तरीका हम लोगों के द्वारा अपनाया जाता है, तो वैसे ही क्या बन जाते हैं, उसे सांस्कृतिक रिलेशन की तरफ वो बढ़ जाती है। ठीक, लिखो स्थानीय प्रभावी जाति या आकर्षण का बिंदु होती है, या आकर्षण का केंद्र होती है। अभी जैसे प्रभावशाली जातियां कौन कौन सी, जैसे कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रभावशाली जातियां होती है, क्षेत्र पे डिपेंड करता है कि कौन से क्षेत्र में कौन सी जाति प्रभावशाली रहेगी, उस जाति के जो तौर तरीके हैं उनको अपना लेना ही क्या हो जाएगा, संस्कृतिलाइजेशन। जैसे आंध्र प्रदेश में रेड्डी के तौर तरीके अपना लोगे तो क्या हो गया, संस्कृतिलाइजेशन। राज्य के तौर तरीके अपना लोगे तो संस्कृतिलाइजेशन हो जाएगा। सिंपल सी कहानी है। नेक्स्ट लिखो, इट इंक्लूड्स इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डोमिनेंस। ये है इट इंक्लूड्स इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डोमिनेंस। यह सामाजिक नहीं, इट इंक्लूड्स
इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डोमिनेंस। ये है आर्थिक व राजनीतिक प्रभुसत्ता को शामिल करती है। यह आर्थिक व राजनीतिक प्रभुसत्ता को शामिल करती है। व्यक्ति के पास में जब जेब में पैसा होता है तभी वो यज्ञ करवाता है, तभी बढ़िया खान पान करता है, तभी बेहतर रहन सहन रहता है, तभी लोग उसको मानते हैं कि आप ऊंचे हो, अदरवाइज नहीं मानेंगे। क्या तो पैसा होना चाहिए, क्या पॉलिटिकल पावर होना चाहिए, तो इसमें दोनों ही शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट फीचर देखो, वर्टिकल मोबिलिटी, ऊर्ध्वाधर गति। अब इसका तो वर्टिकल मोबिलिटी ऊर्ध्वाधर ही रहेगा। ऊर्ध्वाधर गति यानी आपको जाना है ऊपर की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ नहीं आना। ठीक है, वर्टिकल मोबिलिटी। नेक्स्ट लिखो, टू वे प्रोसेस, यह दोहरी प्रक्रिया है। यह दोहरी प्रक्रिया है। अब दोहरी प्रक्रिया जैसे है, कुछ तरीके तो क्या होंगे, लोअर कास्ट हायर कास्ट के अपनाएगी। ठीक है, कुछ तौर तरीके हैं हायर कास्ट जो लोअर थे उनके तरीके अपनाएंगे। ठीक है ना, जो लो हिंदू कास्ट है उनके तरीके अपनाएंगे। बेशक क्या है कि जैसे कि लोअर के द्वारा हायर तरीके अपनाया जाना, जैसे कि कुछ जातियां थी उनके द्वारा यज्ञ करना। ठीक है ना, अपने आप को द्विजता की तरफ लेके जाना, कि हम यज्ञ करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, रहन सहन ऐसा रखेंगे। ये तो तरीके इन्होंने अपना लिए। अब क्या होता है, कुछ ये केवल एक तरफा प्रोसेस नहीं मान सकते हम लोग। ये क्या होता है कि जो नीचे से उठ के ऊपर जाती जा रही है वो भी कुछ तौर तरीके ऊपर वाली जातियों को सिखाती है, जैसे कि लोअर से हायर से लोअर की तरफ। जैसे क्या होता था कि जो ब्राह्मण होते थे, ब्राह्मणों के द्वारा देवताओं की पूजा की जाती थी या पूजा की जाती थी भगवानों की, इन्हें ही मुख्य माना जाता था। जो लोकल देवता थे उनकी पूजाएं नहीं की जाती थी, ब्राह्मण इनसे एक्सक्लूड माना करते थे थोड़े से। ठीक है ना, बाद के अंदर क्या होता है कि ब्राह्मणों के द्वारा महामारी से बचने के लिए, अकाल से बचने के लिए, प्लेग से बचने के लिए, चेचक आ गई उससे बचने के लिए, जो लोकल देवता थे, लोकल देवता किनके साथ में आएंगे, लोकल कास्टों के साथ में, यानी जो कास्ट हायरार्की में नीचे है उनके अपने अपने देवता होते हैं। ऊंची कास्ट का मतलब आपके द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेश या फिर जो भी हमारे इंद्र हैं, वरुण है, अग्नि देवता है, उनकी तरफ जाना। लोकल देवता मतलब हमारे बेरू जी, बोमिया जी, आसपास के अंदर जो हमारे लोकल देवता होते हैं वो। तो अब ब्राह्मणों के द्वारा इनकी भी पूजा किया जाना और इनको भी मानना, यानी जो ऊंचे स्तर पे क्लास कास्ट थी उस कास्ट ने भी इनके तौर तरीके भी अपना लिए हैं। ठीक है, ताकि महामारी से बच सके, चेचक से बच सकेगी, यही बचाएगी। चेचक से कौन बचाएगी, शीतला माता ही बचाएगी। प्लेग से कौन बचाएंगे, बाबू जी ही बचाएंगे। अगर मैं किसी भी व्यक्ति का ऊंट खराब हो गया तो कौन बचाएंगे, बाबू जी ही बचाएंगे। और घोड़ा खराब हो गया तो आलम जी बचाएंगे। ठीक है ना, ये मशीन ने नहीं, जीव है। आया, टू वे प्रोसेस हो गया। नेक्स्ट लिखो, मोबिलिटी ऑफ ग्रुप नॉट इंडिविजुअल। मोबिलिटी ऑफ ग्रुप नॉट इंडिविजुअल लिखो, यह है समूह की गति है न कि व्यक्तिगत। यह समूह की गति है न कि व्यक्ति की। मोबिलिटी ऑफ ग्रुप नॉट इंडिविजुअल, यहाँ पे पूरा का पूरा ग्रुप जाता है। ऐसा नहीं कि एक कास्ट से जो लोअर हायरार्की में था ऊंचे स्तर पे पहुंच गया तो वो कही नहीं हमारा संस्कृतिलाइजेशन हो गया, उस अकेले का हुआ है। वो अकेला अपनी जाति को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। जाति एक ग्रुप की भावना होती है, समूह की भावना होती है, तो पूरा का पूरा जाति ऊपर उठती है। जैसा हम लोगों ने एग्जाम्पल देखे कि जाति की पूरी ही जाति उठती है। जब संस्कृतिलाइजेशन होता है तो जिन जातियों का संस्कृतिलाइजेशन हो रहा है, एक चीज उनमें कॉमन रहती है कि वहां पे सपोर्ट सिस्टम बहुत ज्यादा होता है। बुलाया जाता है एक को, आते हैं 100। ठीक है ना, एक मदद के लिए कहता है कि पूरा का पूरा मदद के लिए तैयार रहते हैं कि भाई साहब 1 लाख रुपए चाहिए, वहां पे 1 करोड़ रुपए इकट्ठा कर देते हैं, बस तो काम चालू कर, मैं तैयार हूं, कहाँ पे जाना है, हम लोग तैयार हैं। यानी उस जाति का क्या हो रहा है, संस्कृतिलाइजेशन हो रहा है। और जिन जातियों के अंदर 1 लाख रुपया दे गया सकल, 50 रुपए को नहीं मांगन भगड़ा नहीं होता क्या, उनका क्या होना है, डिग्रेडेशन होना है। ठीक है ना, क्योंकि वहां पे समूह की भावना नहीं रही। संस्कृतिलाइजेशन आपका तभी हो सकता है जब आप समूह में हो, और ग्रुप में होते हैं तो कोई भी व्यक्ति टॉप पोजीशन पे पहुंच सकता है, कोई भी समूह टॉप पोजीशन पे पहुंच सकता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो इनकी, ओनली पोजिशनल चेंज नॉट स्ट्रक्चरल चेंज, केवल स्थानिक बदलाव न कि संरचनात्मक बदलाव, केवल स्थानिक बदलाव
न कि संरचनात्मक बदलाव, न कि संरचनात्मक बदलाव। अब क्या होगी, कुछ कास्ट जिसकी पोजीशन ये थी, ये कास्ट उठ के आ गई यहाँ पर, यानी रहन सहन तौर तरीका अपना लिया ऊंची कास्ट का, पॉलिटिकल पावर है, इकोनॉमिकल पावर है, ट्रेडिशनल पावर है, अपना किसी भी बढ़िया लोक देवता के साथ में संबंध स्थापित कर लिया, या अपना वंश भी ऊंचा स्तर का बता दिया, सारी चीजें आ गई, हो गया। पोजीशन कहाँ पे आ गई, टॉप पोजीशन पे आ गई। लेकिन स्ट्रक्चरल चेंज ब्याई जी रेसी, समझ में आ गया, यानी स्ट्रक्चरल चेंज नहीं हुआ है यहाँ पर, यानी इनका जैसा जैसा रहन सहन, यानी कि इनके द्वारा जो विचारधाराएं थी, यानी कि हम लोग रोजमर्रा के जीवन में जैसा व्यवहार करते हैं वो बदला नहीं है। तौर तरीका अपनाना मतलब कि हम लोग जब और कास्टों के सामने जाएंगे वैसा व्यवहार करेंगे। स्ट्रक्चरल चेंज का मतलब हमारी जो जातीय संरचना थी उसमें बदलाव नहीं आता है, जातीय स्थिति को हम लोग बदलना नहीं चाहते कि हमारी जाति का यही पोजीशन थी, हम लोग ये जाति हैं, हमारा इनसे रिलेशन था, वही रिलेशन रहेगा, वो संरचनात्मक पोजीशन होती है। तो क्या बदलती है संरचनात्मक पोजीशन? नहीं बदलती, किसी भी लेवल पे पहुंच जाता है, संरचनाएं वही रहती है, पोजीशन बदलती रहती है। कुछ जातियां थी जो पहले डोमिनेंट थी, अब वो डोमिनेंट नहीं रही, कुछ जातियां जो पहले डोमिनेंट नहीं थी अब वो डोमिनेंट आ गई, लेकिन उन जातियों का आंतरिक स्ट्रक्चर क्या है, वैसा का वैसा ही है, ठीक है ना, वो वैसा का वैसा ही रहता है। तो इसमें संस्कृतिलाइजेशन में केवल क्या बदलती है, पोजीशन बदलती है, स्ट्रक्चर नहीं बदलता उस जाति का। नेक्स्ट लिखो, गैप बिटवीन सेकुलर एंड रिचुअल रैंक इज ब्रिज्ड, गैप बिटवीन सेकुलर एंड रिचुअल रैंक इज ब्रिज्ड। लिखो, धर्मनिरपेक्ष व कर्मकांडीय, धर्मनिरपेक्ष व कर्मकांडीय कार्यों का अंतर कम होता है। गैप बिटवीन सेकुलर एंड रिचुअल रैंक इज ब्रिज्ड। अब क्या होता है, जब हम लोग एक स्तर पे रहते हैं, जब कास्ट हायरार्की के निचले स्तर पे रहते हैं, तो हमारे द्वारा उन चीजों को नहीं अपनाया जाता जो कि किसी भी ऊंची, यानी वहां पे डोमिनेंट कास्ट के द्वारा, ऊंची डोमिनेंट कास्ट के द्वारा अपनाए जाते हैं, क्योंकि हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रखा, पॉलिटिकल डेवलपमेंट नहीं हो रखा। तो इस स्थिति के हम लोग क्या होते हैं, सेकुलर टाइप के होते हैं। कैसे होते हैं, सेकुलर टाइप के होते हैं। और जैसे ही हमारे पास में हम लोग बदलाव की तरफ जाते हैं, हम लोग रिचुअलिस्टिक हो जाते हैं, यानी कर्मकांडीय व्यवस्थाएं हमारे जीवन में आ जाती है। आया या नहीं आया, समझ में आ गया? जैसे कि मैं मान लो कि एक इस स्तर पे, यानी कि लो डोमिनेंट कास्ट स्तर पे था, उस दौरान मेरे पास में इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डेवलपमेंट नहीं था, तो मेरे द्वारा न तो कर्मकांड किए जाते थे, न मेरे द्वारा यज्ञ किए जाते थे, न मैं कोई बड़ा सारा कोई मेला लगवाता था, मेले के अंदर कुछ भी और ही प्रोसेसन करता था, वैसे काम नहीं किए जाते थे। लेकिन जैसे ही मेरे पास में चीजें आती है, मेरे पास में पैसा आता है, पॉलिटिकल पावर आता है, तो मेरा बदलाव की तरफ मुंह करता है कि मैं भी अपने कल्चर को भी बदलूं। सबसे पहले मैं जागरण लगवाऊंगा, ठीक है, यज्ञ करवाऊंगा 108 वेदियों का, यानी कि मैं सेकुलर से क्या हो रहा हूँ, कर्मकांडीय व्यवस्था की तरफ जाता हूँ। ऐसा हम लोग देख सकते हैं कि आजकल कर्मकांडीय चीजें हर जाति के अंदर होने लगी धीरे धीरे। इसीलिए जैसे कि हर जाति में हम लोग आसपास में देखते हैं, किसी न किसी के जागरण लग रहा है, किसी न किसी के यज्ञ हो रहा है, किसी न किसी के संतोषी माता का लग रहा है, किसी के तेजा जी का लग रहा है, किसी के बेरू जी का, किसी के भोम्या जी का, रामदेव जी का लग ही रहा है। कहीं पे कोई विष्णु भगवान के पाठ करवा रहे हैं, कोई माता जी का पाठ करवा रहा है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है यहाँ पे। यानी व्यक्ति सेकुलर से क्या होता जा रहा है, धर्म कर्मकांडीय व्यवस्थाओं की तरफ मूव ऑन करता है। एक व्यक्ति ने प्रोग्राम आयोजित करवा लिया, डाक लगा देते हैं व्यक्ति कि घोड़ी पे कौन बैठेगा, डाक लगाओ, झंडा कौन पकड़ेगा, डाक लगाओ, जो बंद भागवत गीता है उसको सर पर रख के ले चलेगा कौन, डाक लगाओ, कलश की डाक कि जो सोने का कलश है उसकी डाक है 1,51,000, तो बाकी कलश 11,1100 रुपए वाले चलेंगे। यज्ञ में बैठना है 5,5 हजार रुपए जोड़े के, आते ही नहीं आते साहब, यज्ञ में बैठना है जोड़ा समेत है, आणो है 5,000 देना है। तो वहां पे हम लोग क्या देखते हैं, हर कोई व्यक्ति आके बैठना चाहता है कि मैं आऊं मैं आऊं मैं आऊं, क्यों आऊं, क्योंकि मेरा कास्ट पोजीशन ऊपर की तरफ आए। यज्ञ में बैठ गया मतलब क्या हो गया वहां पे, यानी कि एक अपना कास्ट स्तर आपने ऊंचा कर दिया। उसमें देखा जाता है, बातें की जाती है कि इस कास्ट के इतने लोग थे,
इस कास्ट के इतने बैठे हैं, जो बीच में आते हैं अपने पास में रसीद कटवाने जी, भाई साहब 5,000 रुपये रसीद काट से ये जेम बैठ भाई, वो बताते हैं इस जाति के इतने बैठ रहे हैं, इसके इतने बैठ रहे हैं, वो भी बैठ रहे हैं। आप जी बताओ आप वाली जाति के तो कितने ही लोग आए हैं, फिर हम जी नहीं माची जाति का समूह ज्यादा होना चाहिए, फिर हम लोग और ही ज्यादा देते हैं जी, 11,000 रुपये लो, लेकिन मेन वेदी जो सेंटर है उस पर हम बैठेंगे, ऐसा होता ही नहीं होता। तो यही क्या है, सेकुलराइजेशन का ये कम होता जाता है। फिर लिखो इसके फैक्टर्स विच प्रमोट इट। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, कौन कौन से तत्व होते हैं जिसे प्रमोट करते हैं, इसे प्रोत्साहित करने वाले तत्व। फैक्टर्स विच प्रमोट इट, किन किन स्थितियों के अंदर व्यक्ति संस्कृतिलाइजेशन की तरफ बढ़ता है, या उनका व्यक्तियों का समूह संस्कृतिलाइजेशन की तरफ बढ़ता है। पहला फैक्टर है डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी, यानी समूह है कि अर्थव्यवस्था का विकास, डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी ऑफ ग्रुप, डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी ऑफ ग्रुप। जब उस समूह की इकोनॉमी में विकास होता है तो वो ऊपर की तरफ जाते हैं, क्योंकि हम लोग बेहतर खान पान, रहन सहन, कपड़ा, मकान, गाड़ी घोड़ा कब लाएंगे, जब हमारे पास में पैसा होगा। यज्ञ कब करवाएंगे, जब पैसा होगा। रहन सहन सही कब होगा, जब पैसा होगा। ज्ञान कब आएगा, जब पैसा होगा। ये सब पैसे आधारित चीजें हैं। तो जैसे इकोनॉमी डेवलपमेंट आपका संस्कृतिलाइजेशन ऑटोमेटिकली होने ही लग जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, डेवलपमेंट ऑफ मीन्स एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ एंड कम्युनिकेशन। डेवलपमेंट ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, संचार व यातायात के साधनों का विकास, संचार व यातायात के साधनों का विकास, संचार व यातायात है। डेवलपमेंट ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये याद ही कर लो पॉइंट, ये डेवलपमेंट ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, क्योंकि एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको लिखना ही होगा, ये मौका मिलेगा इसको लिखने का। इतने सारे सवाल रहते हैं, कहीं ना कहीं पे इस पॉइंट को लिखना, ये लाइन है ना, ये आएगी ही, कहीं हिस्ट्री में आ जाएगी, इथिक्स में आ जाएगी, सोशियोलॉजी में आ जाएगी, या इकोनॉमी में आ जाएगी, कहीं पे तो ये लिखना ही होगा। तो जैसे जैसे संसार के साधन बढ़ते हैं, वैसे जैसे व्यक्ति किसी तरफ जाता है, संस्कृतिलाइजेशन की तरफ जाता है। जैसे सोशल मीडिया, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, करंट में यही है। सोशल मीडिया पे हम लोग देखते हैं कि हर व्यक्ति चाहता है कि ऊपर वाला जो डोमिनेंट कास्ट का व्यक्ति कैसे व्यवहार कर रहा है वैसा मैं व्यवहार करूं। देखते हैं हम लोग, उससे प्रेरित होते हैं, पता लगे कि ये ऐसे रहते हैं तो हम लोग भी ऐसे रहेंगे, इनके रहन सहन ऐसा होता है, ऐसा हम लोग भी अपनाएंगे, ताकि हमारी जाति ऊपर बढ़ सके। क्योंकि सोशल मीडिया के आने के बाद में जातिगत एकीकरण बहुत ज्यादा हुआ है। हम लोग सोचते हैं कि सोशल मीडिया आती है तो जातियां दूर हटती है, सोशल मीडिया आया मतलब जातियां एक हुई। यादव भाई सारे एक हो जाओ, ब्राह्मण भाई सारे एक हो जाओ, हो जाते हैं ये सारे जांगीड़ एक हो जाओ, नहीं क्या कुणाल जांगीड़ के नेतृत्व में हो जाते हैं, नहीं हो जाते, यानी कि एक होने की बात कर रहा है ये सोशल मीडिया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उनको देखेंगे कि कौन सी कास्ट है जो डोमिनेंट है और वो कैसा व्यवहार करती है, वैसा व्यवहार करके हम लोग उसको चाहे डिसलाइक कर दो, लेकिन तरीका वो अपनाना करेंगे। पहले तो करेंगे उसको डिसलाइक, फिर उसके बाद में ये ऐसा कर रहा था, ऐसा ही मैं तरीका अपना लेता हूं। जैसे एक नेता है, उनके द्वारा कहा जाता है कि लोगों को दिक्कत हो जाती है जब हम लोग मूछें रखते हैं, जब हम लोग बुलेट पे आते हैं। यानी बेसिकली संस्कृतिलाइजेशन का पार्ट ही है। संस्कृतिलाइजेशन में क्या है कि कुछ कास्ट जो डोमिनेंट नहीं थी उनके द्वारा वह तरीका अपना लेना था जो उस समय की डोमिनेंट कास्टों के द्वारा अपनाए जाते हैं, जैसे बुलेट रखना, मूछें रखना, जटाएं रखना। अब उसे क्या सो होता है कि ये तरीका रखेंगे, ये तरीका है, कास्ट इस पे अधिकार नहीं होता। कभी भी किसी कास्ट का किसी तरीके पे अधिकार नहीं होता है, वह कास्ट वह बन जाती है जो इन तरीकों को अपना लेती है। तो उसने क्या किया कि किसी व्यक्ति ने बुलेट ले ली, मुझसे रख ली, यानी वो ऑटोमेटिकली वो टॉप क्लास हायरार्की पे आ गया। वो किसी भी कास्ट, यानी जिस जाति ने ये अपना लिया उसी पोजीशन ऑटोमेटिकली ऊपर होगी। ये हम लोगों ने कहां से पता लगाया, सोशल मीडिया से, कम्युनिकेशन से। इस तरीके से रहा जाता है, टेलीविजन पे देखा, पता लगा। उसके बाद में होता है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट के सिस्टम डेवलप होते हैं तो हर कोई व्यक्ति चाहता है गंगा नहार तो आवा एक बार, गंगा यानी कि रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिस है, पुष्कर तो जाया हुआ एक बार। तो हम लोगों के लिए कोई सी भी चीज अनएक्सेसिबल नहीं रही कि जो 4 धाम की यात्रा कर लेंगे वो ऊंचे स्तर पे आ जाएंगे। तो हमारी जाति के सारे लोग गंगा जी नहाने रहे हैं, बसें भर भर के जाते हैं गंगा जी नहाने, बसें भर भर के हम लोग 4 धाम की यात्रा पे जा रहे हैं, हमारी कास्ट का स्टेटस बढ़ाने के लिए।
बढ़ता है नहीं बढ़ता। यानी कि ट्रांसपोर्ट का सिस्टम बढ़ा तो हम लोग उन जगहों पे जा सकते थे जिन जगहों पे लोग कहा जाते थे कि यही लोग जाएंगे केवल। यानी कि ऊपर वाला तौर तरीका था कि यहां पर हम लोग जाएंगे तो हमारी जाति का स्तर ऊंचा हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या है कि पूरी की पूरी कास्ट मोबिलाइज करती है कि वहां पे जाना ही है अपने को, वहां पे जाएंगे तो हमारा स्तर ऊंचा हो जाएगा। तो ट्रांसपोर्ट के कारण तो पॉसिबल हो पाया, नहीं तो हम रोजमर्रा के काम में इतने ज्यादा व्यस्त थे कि हम लोग जा ही नहीं सकते थे। फर्क पड़ा। नेक्स्ट लिखो फिर, पॉलिटिकल एनकरेजमेंट। पॉलिटिकल एनकरेजमेंट, राजनीतिक बढ़ावा। राजनीतिक बढ़ावा ये समय सर कटाने का नहीं, सर गिनाने का है। एक बात हम लोग सुनते हैं, लोकतंत्र में वही कास्ट पावरफुल है जिसके पास में जितने ज्यादा सर हैं, ठीक है ना, वोट है, या उनकी गैदरिंग ज्यादा है। तो जैसे जैसे इसमें क्या हुआ कि फिर लोगों को पता लगा कि हमारी कास्ट की इतनी ज्यादा गैदरिंग है, मतलब हमारा ही राज होना चाहिए। तो बेसिकली इंडिया के अंदर वोट कैसे डाले जाते हैं, कास्ट आधारित वोट डाले, क्योंकि हमारा जो पॉलिटिकल एटीट्यूड है वो इमोशनल एटीट्यूड है, इमोशंस के आधार पे, जी भाई है ना आपा तो एक ही का, ठीक है ना, व्याई जी को, बाबूसा को, काकोसा को, ऐसे कर कुरा के हम लोग पीछे पड़ जाते हैं, वोट डलवा लेते हैं। इसलिए इंडिया में कहा जाता है इन इंडिया पीपुल डोंट कास्ट देयर वोट, दे वोट देयर कास्ट। यानी भारत में लोग वोट डालते नहीं बल्कि अपनी जाति को वोट डालते हैं, ठीक है। जातीय आधार पे हम समीकरण देखते हैं, जैसे अभी अभी चुनाव हुए विश्वविद्यालयों के अंदर, चुनाव हुए, वहां पे हम लोग देते हैं कि मैं इस वर्ग से आता हूं, मैं इस वर्ग से आता हूं। सभी के सभी स्टूडेंट्स के द्वारा एक तरह से अपनी जाति को मोबिलाइज किया जा रहा था, कि जातियों का ध्रुवीकरण किया जा रहा था, क्योंकि वोटिंग किस आधार पे हो रही है, जाति आधार पे। यानी छात्र की कोई जाति नहीं होती बेसिकली, लेकिन फिर भी छात्र के इसमें बढ़ गए, जातिगत आधारों के अंदर बढ़ चुके थे, क्योंकि वहां पे जिस जाति के व्यक्ति को अध्यक्ष का पद मिलेगा या जो भी उसके अंदर महासचिव बनेंगे या और कोई पदों पे वो पहुंचेंगे, यानी उस जाति का वहां पे डोमिनेंस आ गया। उसके बाद में गाने डेवलप होते हैं, गानों के अंदर जी अब तो राज है और रही को, ऐसा बोला जाता है। ऐसा सिस्टम रहेगा या नहीं रहेगा। अब वहां वही तो संस्कृतिलाइजेशन है। तो पॉलिटिकल एंकरेजमेंट ने इसको बढ़ावा दिया कि अगर हम लोग अपनी राजनीतिक तरीके से आगे बढ़ेंगे तो हमारा संस्कृतिलाइजेशन हो जाएगा। फिर हम लोग भी क्या करेंगे, वैसा ही व्यवहार करेंगे जो दूसरे लोग करते हैं, तालियां ठोकेंगे, मेजे फोड़ेंगे, अलग अलग तरीका रहता है नहीं रहता। तो उस तरीके को अपनाना चाहते हैं, क्योंकि किसी ने किसी व्यक्ति ने ओरिजिनेट किया होगा कि मैं इस प्रकार से दर्शना देता हूं, मैं इस प्रकार से मेज ठोकता हूं, तो वैसे ही तरीका अपना लेना, ये क्या है, संस्कृतिलाइजेशन। एक कॉमन ट्रेंड चल रहा है आजकल यूनिवर्सिटीज में, हम लोग देखते हैं थापी ठोकना, जैसे ही हम कुलपति सर की मेज के पास में जाएंगे थापी ठोकेंगे और 4-5 को लेके साथ में और जाएंगे, वीडियो बनाना। और कोई रोकेगा, रोका मत रहा, वीडियो तो बड़सी नहीं क्या, मैं थापी क्यों ठोक रहा हूँ, वीडियो बनाने के लिए तो ठोक रहा हूँ ताकि मेरे को लाइक ज्यादा मिले। इतने दिनों से अच्छा कंटेंट जा रहा हूँ, 200-300 ज्यादा लाइक ही नहीं आ रहे, और एक ताली ठोकी 200-300 के हो गए, समझ में आए, फिर यही तो के हो गया। इसीलिए व्यक्ति, ये संस्कृतिलाइजेशन है, समझ में आ गया। यानी आपके द्वारा दबंग तरीके से व्यवहार किया जाएगा, मतलब आपकी जाति कहां पर है, कास्ट हायरार्की के ऊंचे स्तर पर है। आया समझ में, ये सब संस्कृतिलाइजेशन है, क्योंकि व्यक्ति किस प्रकार से दिमाग चलाता है, जिस प्रकार से उसकी जाति का मोबिलाइजेशन होता है, कैसे वो अपना बिहेव चेंज करता है, किसको पकड़ के बिहेव शो कर रहा है वो। यानी कि तरीके हमारे द्वारा वही अपनाए जाएंगे जो डोमिनेंट कास्ट ने तरीके अपनाती है। वो तरीका हम लोग बना लेंगे तो हम लोग डोमिनेंट कास्ट हो गए, ग्रुप मोबिलाइज होता है, और ये तरीका अपनाते हैं, सफल होते हैं लोग, और डोमिनेंट बन भी जाते हैं, रहता है। तो पॉलिटिकल एनकरेजमेंट इसका कारण रहता है, क्योंकि डेमोक्रेसी ने इसको एनकरेज किया। देखो नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। संविधान भी संस्कृतिलाइजेशन को प्रमोट करता है। संस्कृतिलाइजेशन बेसिकली कई बार इक्वलिटी को भी बढ़ावा देता है। जब रिजर्वेशन आता है तो आपको जॉब मिलेगी, स्कॉलरशिप मिलेगी, बहुत सारे फायदे होते हैं, आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट होता है, ऑटोमेटिकली आप कास्ट हायरार्की के अंदर ऊपर की तरफ चले जाते हो। तो संस्कृतिलाइजेशन को प्रमोट कौन करता है, संविधान भी प्रमोट करता है। नेक्स्ट लिखो, कन्वीनियंस इन रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस। कन्वीनियंस इन रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस लिखो, कर्मकांडीय क्रियाओं में आसानी आना, कर्मकांडीय क्रियाओं में आसानी आना।
अब क्या होता है कि धीरे धीरे जो कर्मकांडीय प्रक्रियाएं थी उनको आसान बना दिया गया, ठीक है ना। जैसे पहले मंत्रोच्चारण इंपॉर्टेंट था, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, या बोल दिया कर्मण्येवाधिकार से मा फलेषु कदाचन, ये तो श्लोक है, मेरे द्वारा श्लोक बोले जा रहे हैं, मंत्र नहीं बोले जा रहे, ठीक है। यानी मंत्र उच्चारण था, ये गरुड़ पुराण का मंत्र बोल सी तभी आपको मोक्ष की गति मिलेगी, ये मंत्र रहेगा। तो कुछ जातियों को जिनको ये मंत्र बोलना आता था वो कास्ट हायरार्की में ऊपर हुई, और उन्हीं को ये अधिकार था कि आप द्विज हो और आप यज्ञ कर सकते हो, आप धार्मिक कर्म क्रियाएं कर सकते हो, बाकी जातियां नहीं कर सकती। मंत्र नहीं आता तो मतलब तो इलिजिबल है, ऐसा मान लिया जाता था। अब क्या हो गया कि जो धार्मिक प्रक्रियाएं कर्मकांड व्यवस्थाएं उनको आसान बना दिया गया है, बहुत ज्यादा आसान हो गया, तो हर कोई ये कर्मकांड कर सकता है व्यक्ति के द्वारा। समझ में आ गया। जैसे मंदिर जाना आसान बना दिया कि सभी लोग वहां पे मंदिरों में जा सकते हैं, यज्ञ आसान बना दिया, यानी किसी व्यक्ति के द्वारा देख के भी बोला जा सकता है, पहले देख के नहीं बोल सकते थे, कई प्रकार की झिड़कियां लग जाती थी। अब जी ठीक है जी, मैं मेरे सामने रख लूंगा और ये लो चालू हो गया, पूरी की पूरी बातें आसान हो गया, आसान हो गया फोन के अंदर से। जैसे कोरोना में हम लोगों ने देखा था, किसी को गुरुड़ पुराण का पाठ करवाना है तो संपर्क कीजिए, हम ऑनलाइन भी ये फैसिलिटी प्रदान करते हैं, ऐसे व्यवस्थाएं थी। किसी को फेरे करवाने हैं तो संपर्क कीजिए, हम घर बैठे फेरे करवा देंगे, ऑनलाइन व्यवस्था रहेगी, वीडियो ऑडियो सब फैसिलिटीज है। लोगों के फेरे हुए कि आप यहाँ पे बैठ जाइए, ऑनलाइन मंत्र चल रहे हैं। आरती करनी है हमारे को, मेरे को नहीं आ रही, ओम जय जगदीश हरे की आरती मोबाइल चला लूंगा, आसान प्रक्रिया, आरती का दी लिपसिंग कर दूंगा मैं, करते हैं ना, जैसे वो किमी और लामा, क्या नाम है उनके, लिपसिंग जी तो करते हैं वो, तो वैसे ही मैंने कर दी ओम जय जगदीश हरे, ये लो आरती कंप्लीट। यानी रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस क्या हो गई, थोड़ी सी आसान बनी, आसान बनी तो हर कोई व्यक्ति जी मैं भी कर सकता हूं, ये मैं कर सकता हूं, तो ये सब कुछ आसान है। तो व्यक्तियों के द्वारा ये चीजें अपना लेना कि हम लोग क्या कौन सा भोग चढ़ाना है, लो ये भोग चढ़ा दिया, भगवान के भोग अलग अलग प्रकार के जो भोग चढ़ते हैं वो सारे भोग सब लोगों के लिए आसान हो गए, आसान हो गए तो आसानी से चढ़ाया जा सकता है, ठीक है। पहले अगर आपको कुछ भी, नेक्स्ट लिखो, क्रिटिकल एनालिसिस क्या रहेगा, अब इसका थोड़ा सा क्रिटिकल एनालिसिस, कुछ चीजें होती है जो हमें ऑटोमेटिकली खुद को ही समझनी होती है, ठीक है। क्रिटिकल एनालिसिस, क्योंकि इसका कुछ विरोध भी तो रहेगा, तो क्रिटिकल एनालिसिस करो, यही समझनी होती है। लिखो आलोचनात्मक वर्णन, क्रिटिकल एनालिसिस, आलोचनात्मक, क्रिटिकल एनालिसिस, देखो इट इज अनइक्वल एंड कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट, इट इज अनइक्वल क्योंकि इसका आलोचना करनी है, आलोचना का ये मतलब होता है कि ये सही क्यों नहीं है, ठीक है ना। आलोचनात्मक वर्णन में क्रिटिकल एनालिसिस, क्रिटिकल एनालिसिस का जब भी सवाल आता है पहले हमें आलोचना करनी होती है, बाद में से इसकी अच्छी बातें बता देनी होती है, क्योंकि हम लोग हमारी एंडिंग हमेशा पॉजिटिव पे कर रही है, कभी भी एंडिंग नेगेटिव नहीं होती है, अंत भला तो सब भला, यानी क्रिटिकल एनालिसिस में भी अंत भी भला ही करना है। कई बार हम लोग की आदत ही क्या बन जाती है, क्रिटिकली यानी क्रिटिक बन जाते हैं, रात दिन बुराई बुराई दिखती है हमारे को। इस आंसर में हमारे को पता लगता है कि पहले से बुराई दिखती है, यानी कमियां दिख रही है, बुराई नहीं दिख रही, उस बुराई का इसमें सुधारात्मक भाव भी है, ये कुछ अच्छाइयां भी देख सकता है, समझ में आ गया। तो ये आधार रहता है, लिखो इट इज अनइक्वल एंड कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट, यह एक असमान व जटिल अवधारणा है, यह समान व जटिल अवधारणा है। ये देखो सभी जातियों के लिए समान नहीं है, ऊंची वाली जातियों के लिए, नीची वाली जातियों के लिए, मिडिल जातियों के लिए समान नहीं है ये। साथ में क्या दिक्कत है इसमें, ये कॉम्प्लेक्स है बहुत ज्यादा। मान लो कि कोई जाति थी वो आधी बढ़ गई आधी रह गई, ठीक है, कौन सी जाति के ये तरीके तौर तरीके अपना रही है, कई बार इन्होंने तौर तरीके अपना लिए जो एंशिएंट डोमिनेंट कास्ट थी उनके, कई बार इन्होंने लोकल डोमिनेंट कास्ट के तरीके अपना लिए, तो जटिल है इसको समझना, इसलिए इसका क्रिटिकल एनालिसिस किया जाता है, ये तरीका सही नहीं है। नेक्स्ट लिखो, सोशल चेंज कांट बी एक्सप्लेन्ड क्लियरली बाय संस्कृतिलाइजेशन, सोशल चेंज कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड क्लियरली बाय संस्कृतिलाइजेशन, social change cannot be explained clearly by संस्कृतिलाइजेशन, और हिंदी में लिखो
सामाजिक बदलाव को स्पष्ट रूप से इससे नहीं समझा जा सकता। सामाजिक बदलाव को स्पष्ट रूप से इससे नहीं समझा जा सकता। हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि सामाजिक बदलाव हो रहा है कि किसी जाति ने अपना तौर तरीका बदल लिया, रिचुअलिस्टिक तरीके बदल लिए, तो उसको संस्कृतिलाइजेशन जो अकेले से नहीं समझ सकते हम लोग, उसके लिए बहुत सारी चीजें चाहिए होती है। नेक्स्ट लिखो, इट इज बेस्ड ऑन एक्सक्लूजन एंड इनइक्वालिटी। इट इज बेस्ड ऑन एक्सक्लूजन एंड इनइक्वालिटी। ये असमानता हुआ एक्सक्लूजन आधारित है। यह असमानता व एक्सक्लूजन आधारित है। यह मानती है कि कुछ जातियां ऊंची होती है और कुछ जातियां नीची होती है। ये संस्कृतिलाइजेशन इसको अटेस्ट कर रही है, साथ में एक्सक्लूड करती है कि कुछ जातियां एक्सक्लूडेड भी थी, यानी कि ये जो हमारी कास्ट हायरार्की थी उसमें से इनको बाहर ही कर दिया गया था, तो उस मान्यता को मानती है, इसलिए इसका नकारात्मक प्रभाव है। नेक्स्ट लिखो, इट सीम्स दैट discrimination by upper caste towards lower caste is special right। ये दिखाती है, it seems that discrimination by upper caste towards lower caste is special right। ये दिखाती है ऊंची जाति द्वारा नीची जाति का शोषण करना विशेष अधिकार है। यानी हर कोई जाति ऊंचा बनना चाहती है ताकि वो नीची जाति का शोषण कर सके, और ऐसा कॉन्सेप्ट रहता ही है। जो जाति टॉप पोजीशन पे रहेगी, ये सामान्य तौर पे नेचुरल है कि उसके द्वारा नीची जाति पे जो भी इस कास्ट हायरार्की में नीचे पे रहेगा, कोई सी भी जाति ऊंचे टॉप पोजीशन पे पहुंच जाओ, वो इससे जो नीचे की तरफ जाएगी उसका हमेशा शोषण करेगी। ये एक्सेप्ट करता है, ये उसका स्पेशल राइट बन जाता है, और ये हम लोग देखते भी हैं, देखा जाता है, क्योंकि जो पावरफुल रहेगा वो शोषण तो करेगा ही। ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट भी यही कहता है। फिर लिखो, कंसिडरिंग लाइफ स्टाइल ऑफ अपर कास्ट इज सुपर। यह मानना कि उच्च जातियों की जीवन शैली बेहतर होती है। यह मानना कि उच्च जातियों की जीवन शैली बेहतर होती है। कंसिडरिंग लाइफ स्टाइल ऑफ अपर कास्ट इज सुपर। यह मानना कि उच्च जातियों की जीवन शैली बेहतर होती है। ये मान रही है उच्च जातियों की जीवन शैली क्या है, बेहतर होती है। तभी तो जो निचली हायरार्की में अंदर जातियां थी वो क्या कर रही है, उन तरीकों को अपना रही है। ठीक है ना, हम लोगों हमेशा जब पैसा आता है, पॉलिटिकल पावर आता है, तो बेहतर चीज ही अपनाना चाहते हैं। ठीक, नेक्स्ट लिखो, ये तो इतने पॉइंट हो गए, अब इसका थोड़ा सा पॉजिटिव एंडिंग कर देते हैं। लिखो, बट दिस प्रोसेस इज हेल्पफुल। बट दिस प्रोसेस, अलग से लिखना है इसको, लेकिन यह प्रक्रिया, बट दिस प्रोसेस इज हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग इंडियन सोशल सिस्टम। लेकिन यह प्रक्रिया भारतीय सामाजिक व्यवस्था को समझने में आसानी करती है, या भारतीय सामाजिक व्यवस्था को समझना आसान बनाती है कि भारत में किस प्रकार से सामाजिक व्यवस्थाएं होती है, किस प्रकार से वो मूव ऑन करती है। एक तो इस संस्कृतिलाइजेशन से हमें ये पता लगता है, इसलिए इसे स्टडी करनी जरूरी होती है। लिखो, विशेष रूप से सामाजिक और आर्थिक, विशेष तौर से विभिन्न जातियों में से, लिखो, विशेष तौर से विभिन्न जातियों में सामाजिक और आर्थिक गति, विशेष तौर से विभिन्न जातियों में सामाजिक और आर्थिक गति, स्पेशली द सोशियो इकोनॉमिक मोबिलिटी अमंग डिफरेंट कास्ट, स्पेशली द सोशियो इकोनॉमिक मोबिलिटी अमंग डिफरेंट कास्ट। इसीलिए इसे बहुत सारी अवधारणाओं का योग समझना चाहिए। इट शुड बी अंडरस्टैंड एज सम ऑफ मैनी कॉन्सेप्ट। इट शुड बी अंडरस्टैंड एज सम ऑफ मैनी कॉन्सेप्ट। तो ये था हमारा संस्कृतिलाइजेशन, जिसमें हम लोगों ने डेफिनेशन भी देखी, कॉन्सेप्ट दिया एम.एन. श्रीनिवासन ने, जिसके फीचर्स भी देखे हैं और जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ में हम लोगों ने से फैक्टर्स विच प्रमोट संस्कृतिलाइजेशन, साथ में क्रिटिकल एनालिसिस भी कर दिया। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं है, वो देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।